दोस्तों, गुजरात लॉबी ने राहुल गांधी को जाल में फंसाने का खेल तो बड़ा किया था, लेकिन राहुल ने आज सारी बाजी ही पलट दी। और सच कहूं तो पिछले 12 साल में राहुल गांधी दिन ब दिन मोदी शाह पर हावी होते जा रहे हैं और गुजरात लॉबी के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अब दोस्तों, पहले इस गेम को समझते हैं, फिर बड़ी खबर पर आएंगे। दरअसल जिस वक्त जंतर मंतर का आंदोलन शबाब पर था और 20 जुलाई को जब मोदी और शाह के पास गोली चलाने का, पैलेट गन चलाने का, आंसू गैस दागने का, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि ये बात सच है कि अगर ये आंदोलन और तीव्र होता तो मोदी और शाह साहब की उस दिन शामत आ जाती, जेनजी शामत लेकर आ रही। और इस सारे मूवमेंट को कहीं ना कहीं राहुल गांधी संसद में लीड कर रहे थे। और उसी दौरान जब मोदी शाह पर प्रेशर था तो एक छात्रों का आंदोलन और तेजी से सक्रिय हुआ। और ये आंदोलन सक्रिय हुआ जहां राज्य सरकार फंस गई, झारखंड में। अब झारखंड ही क्यों? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छात्रों का आंदोलन जेन्युइन नहीं, बहुत ही वाजिब मांगे हैं छात्रों की और वो छात्र संघर्ष कर रहे हैं जो झारखंड में, रांची में। लेकिन थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी समझिए। झारखंड में इस वक्त JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार। और ये जो आंदोलन है जो रांची में चल रहा है, ये JMM और कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये झारखंड सरकार के खिलाफ है। और आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो राहुल गांधी के खास हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी झारखंड में जो मुख्य विपक्षी दल है, इस आंदोलन को चाहती है कि और थोड़ा तेज हो, सरकार पर शिकंजा और कसे और कहीं ना कहीं इसकी आंच में राहुल गांधी घिर जाएं। ये बीजेपी का पर्दे के पीछे की स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ फिर क्लियर कर रहा हूँ कि छात्रों का जो आंदोलन है वो वाजिब है, वो जेन्युइन है। मौके का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। अब जो गुजरात लॉबी है, चाणक्य, वहाँ तो उनकी कैलकुलेशन ये थी कि राहुल गांधी जिस तरह से जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर मोदी शाह पर हावी हैं, रोज नए एविडेंस ला रहे हैं, रोज नए छात्रों को आगे कर रहे हैं। कभी पैलेट गन के घायलों को सामने ला रहे हैं, कभी पैलेट गन के विक्टिम्स को आगे ला रहे हैं, तो कभी लाठीचार्ज के विक्टिम्स को आगे ला रहे हैं। राहुल गांधी जो दिल्ली में दबाव डाल रहे हैं सरकार पर, वो झारखंड में खुद गिर जाएंगे, खुद उन लपटों से गिर जाएंगे आंदोलन की जहां उनकी सरकार है। और दोस्तों, पर्दे के पीछे जो भी खेल हो सकता था उसमें तो वैसे भी अमित शाह माहिर है। लेकिन हुआ क्या, आज राहुल गांधी ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई, और ऐसी हिम्मत दिखाई कि आप कह सकते हैं मोदी जी के हाथ से तोते उड़ गए। दरअसल राहुल गांधी ने छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सपोर्ट करता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हमारे साथी हेमंत सोरेन की सरकार हो, इंडिया अलायंस की सरकार, हम इन छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों की मांगे जेन्युइन है और इसका हल निकलना चाहिए, यानी सीधे सीधे कतराने की जगह राहुल गांधी अपनी सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, उसको छोड़ के छात्रों के साथ खड़े हो गए, सपोर्ट में आ गए। सुनिए राहुल गांधी। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। दोस्तों, राहुल गांधी के इस स्टैंड से बीजेपी के जो थिंक टैंक थे, जो चाणक्य थे, वो तो चकरा ही गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी, झारखंड में भी जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी बजाय सरकार को डिफेंड करने के वो खुद छात्रों के साथ खड़े हो जाएंगे, एक आंदोलनकारी रूप में आ जाएंगे और वो कहेंगे, नहीं, इनकी मांगे जेन्युइन है, हम सपोर्ट करते हैं। और उसका असर ये हुआ कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आदिवासी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के मित्र हैं, सहयोगी भी हैं,
इन्होंने भी फिर सारे रास्ते खोल दिए। और हेमंत सोरेन का जो स्टैंड था वो अमित शाह मोदी जैसा नहीं था, वो सीधे डायलॉग करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते खुले, हम डायलॉग करना चाहते हैं। यानी सिचुएशन को डाइल्यूट करने की एक कोशिश हेमंत सोरेन ने की। अब दोस्तों मसला सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं था, मसला कर्नाटक में था, जहां सीधे सीधे कांग्रेस की ही सरकार है, बहुमत की कांग्रेस की सरकार है। और यहां पर भी बीजेपी विपक्ष में बहुत स्ट्रांग है। पहले बीजेपी की सरकार थी और आज भी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है। अब खेल यहाँ यह था कि एग्रीकल्चर विभाग को लेकर कुछ नौकरियां थी, नौकरियों में कुछ गड़बड़ी थी जो झारखंड में, बाकी स्टेट्स में। और यहां भी छात्र जो थे, आंदोलित थे, एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान कर रहे थे। और पीछे हवा कौन दे रहा, आप समझ सकते हैं, कर्नाटक में छात्रों को। लेकिन यहां भी अजूबा हुआ। यहां पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, ये 2 कदम आगे निकले और इन्होंने क्या किया कि बजाय प्रोटेस्ट बड़ा हो, सड़कों पर हो जाए, ईंट से ईंट बजे, डीके शिव कुमार खुद ही चले गए छात्र नेताओं से मिलने। और कहीं ना कहीं उन्होंने मामला उलझने से संभाल लिया। यानी कर्नाटक में भी राहुल गांधी का फॉर्मूला भारी पड़ गया मोदी शाह पे। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगर जंतर मंतर के आंदोलन में मोदी शाह ने राहुल के फॉर्मूले को अपनाया होता, कन्फ्रंट करने की जगह और वो घुल मिल गए होते छात्रों के साथ, तो फिर आंदोलन की नौबत नहीं आती। अगर 20 जुलाई से पहले बातचीत कर ली होती, झुक गए होते मोदी राहुल गांधी की तरह, सपोर्ट कर दिया होता जेनजी को, तो फिर 20 जुलाई को संसद का घेराव नहीं होता, शाह की पुलिस को पैलेट गन नहीं चलानी पड़ती, आंसू गैस के गोले नहीं दागने होते, छात्राओं के साथ बदसलूकी नहीं होती, और ये सबूत सामने ना आते, और मोदी और शाह संसद से भाग नहीं रहे होते। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बता दिया कि जेन जी को, इस यूथ को, इस ऊर्जा को, इस ताकत को हैंडल कैसे करना है, दोस्ती कैसे करनी इनके साथ। अब दोस्तों सच्चाई यह है कि आज 14वें दिन, मॉनसून सत्र के 14वें दिन सदन में नहीं आए अमित शाह और ना ही आए नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री गायब हैं सदन से, राज्यसभा से, लोकसभा से, गृह मंत्री गायब हैं राज्यसभा से, लोकसभा से, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, किस तरह के गृह मंत्री हैं। दोनों टॉप लीडर्स पूरे मानसून सत्र में अब तक गायब रहे। और खड़गे की मैं आज तारीफ करूंगा कि उन्होंने न्योता दिया, उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि उस दिन 20 जुलाई को किसके आदेश पर ये सब कुछ हुआ। सुनिए खड़गे साहब को। मैं आपसे ही पूछता हूं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, सदन में आके वो एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते होम मिनिस्टर। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आओ, सुरली चले, डिबेट में सभी भाग लेंगे। अब दोस्तों सच्चाई ये भी है कि मॉनसून सत्र के ख़त्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसके बाद 15 अगस्त है, मोदी जी को पगड़ी पहन के लाल किले पर भाषण देना है। सवाल यह है कि ये जो 5 दिन बचे हैं, क्या अमित शाह आएंगे? राहुल गांधी ने जिस तरह से खेल बदला है, क्या आंखें खुलेंगी और आएंगे, जवाब देंगे, रूबरू होंगे विपक्ष के साथ, देश को बताएंगे कि हुआ क्या था 20 जुलाई को, जो छात्र डिमांड कर रहे हैं। तो देखना है कि मिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री मोदी जी के चाणक्य, इन 5 दिनों में आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या होने जा रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि नहीं आते तो फिर क्या होगा। 3 खास मेहमान हैं आज। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, बहुत ही गौर से इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं, खुलकर बोलते हैं। टाइगर को सुनिएगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब हैं, उनको सुनिएगा। जेनजी का मामला है तो युवा पत्रकार अभिषेक जी को भी सुनिएगा। प्रोफेसर साहब, भाई आज भी अमित शाह नहीं आए। खड़गे साहब ने तो बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि ये कैसा संसद का सत्र है कि ना प्रधानमंत्री हैं और ना ही जो है वो गृह मंत्री हैं। यानी आपने पूरी संसद को ताक पर रख दिया। और मुझे यह भी पता लगा कि आज रिजिजू ने फिर बात करी, राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब हम अमित शाह से बुलवा देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट में। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अमित शाह जो क्राइसिस मैनेजर मिस्टर मोदी के रहे, इस बार उन्होंने क्राइसिस खड़ी कर दी? क्या शाह ने मोदी को फंसा दिया है और इतना बड़ा मैटर नहीं था 20 जुलाई से पहले जितना अब बन गया है?
दीपक जी, मैंने करीब 20 साल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया एमबीए के स्टूडेंट्स को। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ब्लंडर्स के बाद ब्लंडर्स कर रही है, अगर 19 तारीख को ये वार्ता कर ली होती बच्चों से, जैसे झारखंड ने कर ली, जैसे डीके शिवकुमार ने कर्नाटका में कर ली, ये स्थिति पैदा ना होती। चलिए 20 तारीख को लाठी चल गई थी, उसके बाद भी अगर बच्चों से वार्ता कर ली होती और लोकसभा के अंदर जवाब दे देते, ये परिस्थिति ना बनती। अपने आप परिस्थिति बिगाड़ते जा रहे हैं, अपने को गड्ढे में डालते जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं और राहुल गांधी को एडवांटेज पे एडवांटेज देते जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इनकी चाणक्य नीति कहां चली गई? इनको क्या कोई स्ट्रेटेजिक अच्छा एडवाइजर नहीं है? लेकिन मेरे ख्याल से जितना ज्यादा ये डिले कर रहे हैं और कन्फ्रंटेशन पे कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, ये प्रयागराज में कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, ये हर जगह कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, और कन्फ्रंटेशन का जो नुकसान होता है वो रूलिंग इन डिस्पेंसेशन को होता है। टाइगर, जो अभी अभी ताजा सवाल है, जो बड़ा सवाल है टाइगर, वो ये है, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाई झारखंड में जो छात्र धरने पर बैठे हम उनके साथ खड़े हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी की सरकार है झारखंड में, इंडिया अलायंस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की सरकार, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं छात्रों के साथ हूं, हम छात्रों की बात सुनेंगे, मसला सुलझाएंगे। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को फोन किया, कहा कि भाई बात करिए, डीके शिव कुमार बात करने चले गए। तो राहुल गांधी उनकी राज्य सरकार के खिलाफ जो छात्र धरने पे बैठे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो आखिर मोदी और शाह, जिनके घर से थोड़ी दूर पे धरना था, क्यों नहीं गए? राहुल गांधी और मोदी में बेसिक फर्क क्या है? राहुल गांधी जी के सामने एक थाली परोसी गई, राहुल गांधी उस थाली का एंजॉय कर रहे हैं। अब उस थाली में ठेचा भी है हरी मिर्च का, वो तीखा लगता है, लेकिन राहुल गांधी वो भी खा के देख रहे हैं। आप समझिए, झारखंड, उन्हीं की सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं तो फिर भी बोलते हैं मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। मिर्चा खा रहे हैं झारखंड में, वो तीखी मिर्च है जो उन्होंने थाली में खाई, लेकिन बाकी एक मिर्च खाने से पूरी थाली का उपभोग ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का प्रॉब्लम है कि वो ढोकला छोड़ के कुछ खाने को तैयार नहीं है, उस थाली वेस्ट कर रही है। उनको लगता है कि भाई 29 तक तो मुझे रोज थाली देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका प्रॉब्लम ही है। देखो, राहुल गांधी है टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन। भाई ये सवाल मीडिया हमारे जैसा रिपोर्टर होता तो पूछता कि साहब सिर्फ खड़े होने से काम नहीं चलेगा ना। आप प्रयागराज में जाके आंदोलन, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप वहां जाके इकट्ठा कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधि यहाँ पे जंतर मंतर पे आके गए हैं, पवन खेड़ा से लेके 2-4 पवन खेड़ा को उधर भेज दीजिए ना झारखंड, लोगों के बीच में मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने स्कोर कर लिया ये बोल के कि मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं। वाकई खड़े हैं वो, बाकी जगह तो खड़ी है, और रांची में काम भी हो रहा है, हेमंत सोरेन भी मिल रहे हैं। प्रॉब्लम इन लोगों का है पहले दिन से, जैसा स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, पहले दिन से मिसफायर हो गया। अरे पहले दिन आप चले जाते, और जब उसने कहा प्रधान ने कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उस दिन प्रधान इस्तीफा देता तो आज जनजी जय जयकार करता प्रधानमंत्री की, और उस प्रधान को सारे लोग बोलते शास्त्री जैसा काम किया। शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया तो प्रधान ने इस्तीफा दिया, प्रधान अभी तक मुख्यमंत्री बन के चले गए होते। लेकिन इन्होंने हर चीज को, और इन्होंने प्रधान का इस्तीफा कोई स्ट्रैटेजी के तहत नहीं लिया। ये डर गए जब पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ये डर इस बात के लिए लगे कि पैलेट गन चलाने के बाद भी बच्चे दुगने ताकत के साथ आ गए, इससे ये डर गए। इनको नेपाल होते हुए, ये हम लोगों को बोलते हैं कि यार सोशल मीडिया नेपाल नेपाल कर रहे हैं, हमने नेपाल कर रहे हैं। तुमको नेपाल सपने में आ रहा था रात को कि कहीं नेपाल जैसा नहीं हो जाए, तो इससे अच्छा कि धर्मेंद्र प्रधान को बलि दे दो। नरेंद्र मोदी की कहानी उस बंदरिया की कहानी है जो बीरबल के कहानी में है कि जान बढ़िया बच्चा, अकबर बोले बच्चा, बीरबल बोला जान। एक पानी के हौदे में बच्ची के साथ बंदरिया को छोड़ दिया। जैसा जैसा पानी बढ़ता रहा, बंदरिया बच्चे को ऊपर ऊपर उठाती रही, और अकबर चिल्लाते रहे, देख बीरबल मैं कहता हूं बच्चा प्यारा, देख बीरबल बच्चा प्यारा। जब नाक में पानी चला गया बंदरिया के, उसने उठाया बच्चा, पैरों के नीचे दबाया, उसमें कूद के बाहर आ गई। यही मोदी जी ने किया। जब तक नाक तक पानी नहीं आया तब तक प्रधान को गोद में उठा के रहे थे। जिस दिन नाक में पानी आया, प्रधान को पैरों के नीचे दबा के बाहर आ गए। सवाल यह है कि वहां से बंदरिया बाहर आ गई, ये कूदने गए और फिर हौद में गिर गए। अभिषेक, यहाँ पर आज खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत मैच्योरिटी से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमित शाह आए सदन में और जवाब दे, है ना, वो भागे नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलने की कोशिश खड़गे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब आ सकते हैं अमित शाह, या अब भी नहीं आएंगे डर के मारे? अभिषेक, देखिए,
अमित शाह आके जवाब दे तो पहले दिन से विपक्ष कह रहा है इस्तीफा देना तो एक राजनीतिक मांग है जो धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे नहीं पर नहीं, था। लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, सदन ही नहीं आ रहे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बाद उन्होंने बकायदा इनवाइट किया कि आइए, अब तो आ जाइए, अगर आप 13-14 दिन नहीं आए, 4-5 दिन बचे, अब तो आ जाइए। तो क्या लेकिन आपको वो लगता आएंगे है तो कि बोलेंगे क्या? दीपक जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं, आके यही बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस ने जो पैलेट गन चलाई उसकी अनुमति हमने खुद दी थी, या वो यही बोलेंगे कि उनके गृह राज्य मंत्री ने दी थी, या वो ये बोलेंगे कि उनके गृह सचिव ने दी थी? कहीं ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि पैलेट गन चलाने का परमिशन दिया किसने था, या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस जिम्मेदारी को ऑन करे कि हमने दिया था। कुछ ना कुछ तो जवाब देना होगा, और अब ओके, तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो अमित शाह तो कहीं ना कहीं सदन में जवाब देकर घिरेंगे। जैसे घेरेंगे, आप देखिए जी, जब भी समझ कोई गए, बड़ी घटना होती है जहां लॉ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी आती है, तो ये जवाब सतही जवाब नहीं होता है। ये समझ एक गया, मुकम्मल जवाब देना पड़ता है, सतही जवाब नहीं देना पड़ता सर। समझ गया मैं। प्रोफेसर साहब, ये जो अभिषेक बता रहे हैं कि अमित शाह चुप हैं तो हंगामा हो रहा है, बोलेंगे तो और हंगामा होगा, और ज्यादा उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जवाब कैसे देंगे? बच्चे जब अपना चेहरा दिखा रहे हैं, बच्चे जब मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हमारे यहां पर पैलेट गन लगा है, हमारे यहां पर पैलेट गन लगा है, हमारे छाती पे पैलेट गन लगा है, ये छर्रे फंसे हुए हैं, किसी की आंख की रोशनी जा रही है, अगर ये सारे साक्ष्य सामने आ गए और राहुल गांधी रोज 3-4 बच्चों को कैमरे के सामने खड़ा कर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के लिए बोलने का कोई कंटेंट है ही नहीं? बोलेंगे तो और बवाल, बोलेंगे तो और फंसेंगे अमित शाह। देखिए दीपक जी, अगर पहले बोले होते तो बात दूसरी होती, लेकिन डिले क्योंकि कर दिया है, अब ये एसेस कर रहे हैं कि न बोलने से कितना नुकसान है और बोलने से कितना नुकसान है। अब उनको लग रहा है बोलने से ज्यादा नुकसान है। देखिए, कर्नाटका का पेपर लीक हुआ, झारखंड में हुआ और यहाँ पे हुआ। झारखंड ने और कर्नाटका ने क्या मॉडल पेश किया, किस प्रकार से हैंडल किया, और इनकी डबल इंजन सरकार ने राजस्थान में करणी सेना के साथ क्या किया और दिल्ली के अंदर क्या किया, ये दो मॉडल आपके साथ हैं। देखिए, अगर आप नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएशन करके, भाई आपके और मेरे घर में जब बच्चे मान लीजिए विरोध करते हैं तो हम डिस्कस करके, डेलिबरेट करके शांत करने का लोगों को प्रयास करते हैं, ये डेमोक्रेसी का बेस है। इन्होंने जो ऑटोक्रेटिक रूट अपना लिया है, अब अगर ये बोलेंगे तो ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ये चोटें भी लग गई हैं और राहुल गांधी ने उसका एडवांटेज लेते हुए बच्चों को अपने साथ मंच दे दिया है और देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दे दिया है। अब ये ऑल्टरनेटिव मॉडल में नहीं बोलकर यही डिसाइड करना है कि ना बोले, लेकिन ना बोलने से भी काम नहीं चलेगा, तब भी फंसेंगे, और बोलेंगे तब भी फंसेंगे, ये दोनों तरफ फंसेंगे। टाइगर, एक सीरियस क्वेश्चन है। ऐसा कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मोदी के दफ्तर से योगी के दफ्तर को फोन जाता है और कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद की जो रैली कर रहे हैं उसमें आप परमिशन मत दीजिए, और परमिशन कैंसिल हो जाती है। क्या आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा डर है इस वक्त मोदी को राहुल गांधी से? इतना इतना डर क्यों है अचानक? भाई वो तो, उनको तो राहुल को तो पप्पू कहते थे, मिस्टर मोदी पप्पू है, पप्पू से इतना डर क्यों अब? सवाल यह है कि जिसको आप पप्पू कहा उसको पप्पू है नहीं ना। कल मैंने रस्सी को, सांप को रस्सी समझ के गले में लेके भागूंगा तो सांप तो काटेगा ना मुझे। मैं राहुल गांधी को सांप नहीं कह रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि भाई कल मैं किसी को रस्सी कहूंगा, वो सांप निकला, तो उसके लिए आप थोड़ी कहोगे कि यार कल तक इसको रस्सी कह रहा था, सांप ओरिजिनल। पप्पू कभी पप्पू था नहीं। पप्पू को पप्पू भी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मोदी जी ने पप्पू नहीं बोला उसको। राहुल गांधी को पप्पू नामाकरण कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के अंदर के लोगों ने, जो G23 थे। उसके बाद इन्होंने उसको हाईलाइट किया, बीजेपी ने। लेकिन हाँ, बीजेपी ने। अब पप्पू पप्पू रहा नहीं। उसने एक, राहुल गांधी ने कोई एक्सप्लेनेशन कभी दिया नहीं कि मुझे पप्पू क्यों कहते हैं, मैं पप्पू नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने काम किया, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा से बता दिया कि मैं सबका बाप हूं, और प्रूव कर दिया। तब से उसका एग्रेशन देखिए। अब इनका प्रॉब्लम है कि ये जेनजी से बहुत डर चुके हैं। इनको जेनजी, बिल्कुल सामने जेनजी शब्द आते से इनको नेपाल और बांग्लादेश, एक आंख में नेपाल और एक आंख में बांग्लादेश दिखने लगता है। और उस जेनजी को यदि उसमें लोकप्रियता यदि राहुल गांधी की बढ़ रही है, रॉकस्टार जैसी, इससे लोग परेशान हैं। ऐसे में दो होती है, या तो राहुल गांधी को करने तो निग्लेक्ट करो, गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं उनको, सोशल मीडिया थोड़ा पार दिखा दे तो दिखा दे, लेकिन
ये करके आपने क्या किया? आप सीरीज देखिए, आपने कोटा में अड़ंगा लगाया, आपने देहरादून में अड़ंगा लगाया, 11th कैंसिल कर दिया जी। सेम पैटर्न, ग्राउंड कैंसिल करो। उस ग्राउंड में एक रॉक का प्रोग्राम करो, म्यूजिक का, और फ्री में टिकट दो ताकि बच्चे इधर आ जाए उधर नहीं जाए। ये निहायत छिचोरापन है। जो आदमी पॉलिटिकली मैच्योर होता है तो आप वो क्या ये कह काम रहे हैं कभी नहीं कि करता। जेनजी शिफ्ट हो रहा है राहुल गांधी की तरफ, आप ये कह रहे हैं? जेनजी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। जेनजी के भावनाओं को जो शब्द देगा, जेनजी उसके साथ है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है, कहीं कमलनाथ हैं तो कहीं दिग्विजय सिंह हैं, उम्र हो गई है, केसी वेणुगोपाल है, साउथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, हिंदी इतनी समझते नहीं है। मान लीजिए कांग्रेस के बहुत से नेता, मैं राहुल गांधी के जो संगी साथियों की बात कर रहा हूं, अगर वो जैसे भी उनको अगर आप किनारे कर दीजिए, सिर्फ आगे राहुल गांधी पीछे जेनजी, बाकी कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आगे राहुल गांधी पीछे जेनजी, अगर ये काफिला चला और ये काफिला बड़ा हुआ तो फिर 2029 में क्या होने जा रहा है मोदी जी का? अरे जनादेश के हिसाब से चुनाव हुए, ध्यान से सुनिए, जनादेश के हिसाब से चुनाव हुए तो बीजेपी वालों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। और ज्ञानादेश से चुनाव हुए इलेक्शन तो फिर कमीशन, चाहे जनजी हो जाए, चाहे देश 140 करोड़ लोग दिखा दिखा के वोट डालेंगे कांग्रेस को, तो भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, यदि ज्ञानादेश है। अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जो जेनजी है एक बहुत बड़ी आबादी है, 40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक, अगर उसमें हम जेनजी के साथ उसमें मिलेनियल भी जोड़ लें, 35 साल के बच्चे 40 साल के भी जोड़ लें, अगर ये जेनजी राहुल के साथ जाता है जैसा हमें दिख रहा है इस वक्त, एक मेजर शिफ्ट भारत की राजनीति में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना टेन्योर कंप्लीट करना 2029, भले उनके पास संख्या बल हो? नरेंद्र मोदी आखिरी पारी खेल रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, ये साफ दिख रहा है। और ये इससे भी और ज्यादा साफ हो जाता है क्योंकि अब जेनजी किसी 80 साल के व्यक्ति को तो 2029 में स्वीकार करेगा नहीं। ये दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस मामले में पॉलिटिकल विलेन बन चुके हैं। खासकर पेपर लीक के मुद्दे से जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें इनकी स्थिति ये हो गई है। जो जिस सवाल से आपने शुरू किया था कि संसद में शाह जा क्यों नहीं रहे, मोदी जा क्यों नहीं रहे, वही बात मैं फिर से आपको कह रहा हूं, एक छोटे से एग्जांपल के साथ कह रहा हूं। सलमान खान रोड रेज वाला केस आपको याद है ना? जी जी। उसमें उनके ड्राइवर शेरा ने जिम्मेदारी ऑन कर ली कि मैं गाड़ी चला रहा था, और अंततः सलमान खान बरी हो गए। शायद भाव को केस ज्यादा पता होगा जी। आज स्थिति यह है कि इन्होंने ऐसी टीम खड़ी की है जो ना तो इनकी जिम्मेदारी को गृह मंत्री ने आदेश दिया या किसने दिया, ना तो इनकी जिम्मेदारी को ऑन करने के लिए नित्यानंद राय तैयार हो रहे होंगे, ना ही होम सेक्रेटरी साहब तैयार हो रहे होंगे, और ना ही जिनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया आखिरी मोमेंट पर वो भी तैयार नहीं हो रहे होंगे कि मैंने आदेश दिया है। इस स्थिति में जेनजी क्या करेगा? टाइगर 10 सेकंड बचे, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि मोदी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, ये मुश्किल में फंस गई है, इनके हाथ से सिचुएशन निकल रही है, और क्या इनका जो बुरा वक्त है 20 जुलाई के बाद शुरू हो चुका है? बुरा वक्त शुरू हो गया, मैंने कहा था इट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। लेकिन रावण को यह पता पड़ गया था कि अब रावण बचेगा नहीं। जब इंद्रजीत भी मारा गया था फिर भी रावण युद्ध में आया और अंतिम सांस तक युद्ध करता रहा। इनकी स्थिति लंकेश जैसी हो रही है। ये अंतिम अपने आहुति देकर ही 2029 में नए सरकार के लिए रास्ता बनाएंगे। लोग इनसे थक गए हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ विपक्ष, आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी छोड़िए, मुंबई में जो क्राउड था वो बॉम्बे दिल्ली से ज्यादा था। संडे के दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो मुंबई में क्राउड हुआ, अभूतपूर्व क्राउड था। वो कौन लाए थे? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को समाप्त कर दिया आपने। तो जेनजी सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो जेनजी के सवाल को उठाएगा जेनजी उसके साथ है। तो ये दोस्तों टाइगर थे, टाइगर के साथ अभिषेक और प्रोफेसर अखिल स्वामी, हमारे तीनों पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं। इनका मानना है कि जेनजी और गुजरात लॉबी के बीच में, यानी मोदी शाह और एक तरफ जेनजी, यानी आप कह सकते हैं कि 13-14 साल से लेकर 28-29 साल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ गुजरात लॉबी, टकराव बढ़ रहा है। और इसी टकराव के बीच में जो विपक्ष है, खासकर राहुल गांधी हो
या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों, या कर्नाटक में डीके शिव कुमार हों, उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं अखिलेश यादव, विपक्ष इस ताकत को समझ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो ताकत है विपक्ष के करीब आ रही है। और अगर ये ताकत, जेंजी की ताकत विपक्ष के साथ जुड़ती है, तो टाइगर कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की कोई धांधली नहीं है तो फिर जमानत जब्त है हर सीट पर। ये वर्डिक्ट आज उन्होंने दिया है, अगर जेंजी और राहुल गांधी यानी विपक्ष एक साथ चलता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए, खुलकर बात हुई और बहुत ही क्रांतिकारी विचार आपने रखे। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, और प्रोफेसर साहब जो हमारे साथ थे अभी कुछ देर पहले तक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।